नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में अब चौथे चरण के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयार हैं। वैसे तो चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन पांचवें चरण के लिए प्रचार प्रसार करने उतरे राजनेता चुनावी मैदान में जमकर गरज रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब बहराइच में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष पे परिवारवादी होने का आरोप एक बार फिर से लगाया। पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा कि यूपी में परिवारवादी अंतिम सांस ले रहे हैं और इन्हें खड़े नहीं होने दे रहे। एक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। अब सभी दलों के राजनेता यूपी में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कोई आतंकवाद के बहाने किसी पर निशाना साधता है तो कोई महंगाई के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतर रहा है। अब चौथे चरण के लिए चुनाव की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सूबे की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। अब लखनऊ में योगी सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण में परीक्षा सभी की होनी है और चौथे चरण में ही सवाल बस इतना है कि अवध का आशीर्वाद आखिर किसको मिलेगा। तो चौथे चरण के ऊपर अब सबकी निगाहें हैं और देखना यह है कि चौथे चरण से जनता आखिर किसको अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि 3 चरणों में पार्टियां अपने अपने जीत के दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं और सभी पार्टियां अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण के मतदान से पहले अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन अब चूंकि कल मतदान होना है और ऐसे में ये जो 59 सीटें हैं, इनमें इस बार अवध का ये जो पूरा क्षेत्र है उसमें जनता आखिर किसको वोट देगी या किसके मुद्दों पर जनता ज्यादा भरोसा कर रही है, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि यहां पर 17 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटों को जीता था, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां ये हैं कि जो पुराना प्रदर्शन था 2017 का, क्या उसको वो दोहरा पाएगी या विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे इस बार इस चुनाव में उतरा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार अटैक कर रहा है मौजूदा सरकार के ऊपर, क्या जनता उसके साथ जुड़ेगी, ये सवाल है। हालांकि अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय मुद्दों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उन सब में जनता के बीच में किसने अपने भरोसे को बनाया है या किसने अपने भरोसे को बढ़ाया है, ये दोनों ही सवालों के बीच में जनता ने अब अपना जो निर्णय है वो ले लिया है। चूंकि अब कल मतदान होना है, इसलिए अब जो वोटर्स मन बना चुके हैं वो ईवीएम में कैद होगा और उसके बाद देखना यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दावे कर रही हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई 10 तारीख को निकलकर आती है। चौथे चरण का तो प्रचार थम चुका है, लेकिन 5वें चरण में जहां जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री भी बहराइच पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। और बहनों, हिंदुस्तान का कोना कोना शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। हमारी मिट्टी ही हमारे मिजाज को तय कर देती है। हमारी मिट्टी ही हमारा व्यक्तित्व रच देती है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सहलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा।
प्रधानमंत्री को आपने सुना, आज बहराइच पहुंचे थे जहां पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इन बातों को कहा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आज क्या कुछ कहा है, पहले इसको भी सुनिए। याद करिए 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या यह काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर देख रही है। तो सत्ता पक्ष के द्वारा आप देख रहे हैं कि विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और एक बयान इस समय जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा, जिसमें गर्मी निकाल देने वाली बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई थी, उसी पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। तो चुनावों में बयानबाजियों की अपनी एक अलग तरीके की आप ये कह सकते हैं कि महत्व होता है और वो सारे बयान इस समय आपको चुनावी फिजाओं में तैरते हुए दिख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार खूब हो रहा है, लेकिन जनता इन आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के बीच में किसको चुन रही है और किस पार्टी के दावों में कितना दम है, इसके लिए सभी को 10 तारीख का इंतजार है। लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब अवध क्षेत्र में कल मतदान होना है। इसको लेकर के पार्टियों की तैयारियां क्या हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियां कितनी तैयार हैं, किन मुद्दों के साथ वो इस बार अवध क्षेत्र में जनता के बीच में है। डिबेट को ओपन करते हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। श्री कृष्ण यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के, बहुत स्वागत है श्री कृष्ण यादव जी आपका इस चर्चा में। गौरव माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव माहेश्वरी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिंह जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। गौरव माहेश्वरी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, चूंकि अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, लेकिन साथ में अखिलेश यादव ने जिन बातों को जोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बातें आप लोग कह रहे हैं उन पर जनता का कोई विश्वास नहीं, और खासतौर से गर्मी निकाल देने वाले बयान पर उन्होंने इस बात पर पलटवार करते हुए कहा कि आप गर्मी निकालिए, हम भर्ती निकालेंगे। यानी कि ये मुद्दे साफ हमको दिख रहे हैं। जनता के बीच में आप लोग किन मुद्दों के साथ जा रहे हो, जनता का भरोसा आप तक कैसे होगा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि 2014 में देश एक बदलाव चाहता था और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, और 2014 से सरकार जब चलना आती है तो कई ऐसे फैसले थे जो कि जनता के हित में होने चाहिए थे और कई सालों से नहीं हुए। उसमें प्रमुखता से अगर मैं कहूं कि आज भी उत्तर प्रदेश और देश में कई जिलों में, कई प्रदेशों में अगर किसी के घर पर टॉयलेट नहीं था, किसी के घर पे शौचालय नहीं था, तो आप पीड़ा समझ सकते हैं कि एक महिला को अगर शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पूरे दिन भर इंतजार करना पड़े कि कब अंधेरा हो जाए, कब वो अपनी इज्जत बचा सके और बाहर जा सके घर के। तो ऐसे छोटे छोटे बदलावों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम करना चालू किया। 2017 में वही उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा साथ दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाई। और जो पूरा विपक्ष कह रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था कि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया है, पूरे देश के लोग को नाकारा बना दिया है, बेरोजगार बना दिया है, उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार मौका दिया। और मैं आपको बताता हूं कि आज चाहे उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ बिजली कनेक्शन निःशुल्क देने का काम होता है घर घर, चाहे 2 बार महीने में अनाज देने का काम होता है, चाहे आज विद्यालयों को बढ़ाने का काम होता है, चाहे एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का काम होता है। आज 2 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 10 एयरपोर्ट से ऊपर हम लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं। और जिस उत्तर प्रदेश की एक आपराधिक छवि बन गई थी कि यहाँ पे कोई निवेश नहीं करना चाहता था,
हम उसी उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टर समिट होते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कैसे बाहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आकर अपना व्यापार का सेटअप लगाना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश ने एक बदलाव देखा है और उन्हीं कामों के जो कामों के चलते हैं और उन्हीं कामों के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और 2022 में हमें पुनः विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको मौका दे रही है। अब रही बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, तो अभी मैं तो 2 दिन पहले हताशा भरा इनका भाषण सुन रहा था कि अखिलेश यादव जी भरे मंच से कहते हैं, ओ पुलिस वालों, जिस तरीके से घटिया बयानबाजी अखिलेश यादव जी करते हैं भरे मंच से, वो भर्ती देने की बात कर रहे हैं पुलिस को। जिस अखिलेश यादव ने आज 30 से 35 परिवार के वो लोग जिन्होंने राजनीति को एक पेशा बना लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में खाली एक इंटेंशन था कि कैसे समाजवादी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके एक परिवार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करते हुए कैसे अपनी झोली भरे, कैसे अपना घर भरे। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने वही गठबंधन को आप देखिए कांग्रेस के साथ नकार चुकी है, उसी गठबंधन को बसपा के साथ नकार चुकी है और फिर से जो इन्होंने गठबंधन किया है खाली एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए और एक जाति विशेष का वोट लेने के लिए इन्होंने जो एक गठबंधन किया है, मैं इनको ये साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये इनका जो धर्म और जाति के नाम पर जो गठबंधन करने की इन्होंने कोशिश की वो इस बार फेल हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है। हमारी हैट्रिक लग चुकी थी और इस बार जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार चौका लगने वाला है, ये चौका लगेगा और अखिलेश यादव जी को दोबारा घर बैठकर आराम करने का पूरा मौका देगा। ठीक है। श्री कृष्ण यादव जी, एक सवाल जो आप लोग बार बार उठाते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने रिपोर्ट कार्ड पर बात नहीं करती है, दूसरा ये है कि ये लोग सिर्फ पोलराइजेशन करते हैं या फिर ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। आप लोग ये आरोप लगाते हैं, लेकिन आज माहेश्वरी जी ने शुरुआत ही इसी बात से की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 साल में क्या किया या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि उसका लाभ कैसे मिला है। अब सवाल यह है कि अगर इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है तो फिर इसका काट क्या है आपके पास और जनता आपके साथ कैसे कनेक्ट होगी 22 के अंदर, इसका आधार क्या है? श्री कृष्ण यादव जी। जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुला करके मुझे कुछ कहने का मौका दिया है, समाजवादी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं अभी हमारे पूर्ववक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इसको एक आतंकवाद और इसके उसमें ढकेल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं और अखिलेश जी ये कह रहे हैं। माने अखिलेश जी की तुलना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं और उनसे टक्कर बता रहे हैं अखिलेश जी की, और इनसे तो कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई टक्कर है ही नहीं। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा, ये लोग जो हैं ये तो बाहर हैं, ये तो रेस के बाहर हैं। तो मैंने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो जारी किया है, तो उस पर जनता विश्वास करेगी और कर रही है, विश्वास कर रही है। और जनता एक तरह से जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है। जब मेरी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो उस समय उन्होंने करके दिखाया था, विभिन्न क्षेत्रों में काम किया था, रक्षा क्षेत्र में काम किया था, स्वास्थ्य विभाग में काम किया था, शिक्षा क्षेत्र में काम किया था, किसानों के लिए काम किया था, सभी के लिए काम किया था। तो उन्होंने करके, और ये पुलिस का जो उच्चीकरण किया गया है, एम्बुलेंस का को जो दिया गया है, 100 नंबर को दिया गया, ये सारी चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं हमारी समाजवादी पार्टी ने। और आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने ये सब चीजें करके दिखाई हैं। और यही मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिस पर जनता विश्वास करती है, कर रही है, और उसी के तहत वो हवा एक तरह से चल रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और इन लोगों के वादों पर विश्वास ही नहीं कर रही है। इन्होंने पीछे टाइम पर कुछ करके दिखाया ही नहीं है जो जनता के ऊपर इसका असर पड़ता। और उसका प्रमाण ये है कि छोटी छोटी गलियों में, स्थानों पर ये जेपी नड्डा और योगी जी, स्मृति ईरानी और ये सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी पीछे टाइम पर कानपुर में स्मृति ईरानी के रोड शो में कोई आया नहीं तो नाराज होकर वो वापस चली आई। अच्छा, इसी तरीके से अमित शाह जी आए थे अभी करेल में चुनौती देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को,
तो वो भी वापस चले गए, वहां नहीं रह सके। दूसरी बात यह है साथ साथ में कि हमारी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें खास तौर से केजी से लेकर पीजी तक कन्याओं की फ्री शिक्षा, कन्या विद्याधन योजना, जिसमें 36,000 रुपए ग्रेजुएशन में बच्ची को पहली साल में दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें, 300 यूनिट बिजली का जबरदस्त असर पड़ा है जनता पर और ग्रामीण जनता पर। साथ ही साथ इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो में तमाम ऐसे वादे किए गए, पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, जिससे सारे कर्मचारी जो हैं हमारा समर्थन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व हैं। ही इज नॉट ए पर्सन बट ए पर्सनैलिटी हु इज फेसिंग टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इन अपोजिशन ऑफ समाजवादी पार्टी। इसको हम अप्रिशिएट करेंगे, हम इसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। समाजवादी पार्टी के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। इनमें 50 प्लस की हमारी उपलब्धि है। और ये जो अवध क्षेत्र में भी जो 59 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो 52 प्लस की स्थिति बन रही है। सरकार तो बन चुकी है, आगे तो बोनस का सवाल है। अब आगे हमारा बोनस का चलिए श्री कृष्ण जी, हम सब लोग बैठेंगे एक बार 10 तारीख को और फिर मैं देखूंगा कि जो बात आप लोग यहां पर आज चर्चा में कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जनता ने भरोसा किया किस पर है। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। देखिए भाई, यहां पर तो अभी गौरव माहेश्वरी जी कह रहे थे कि देखिए उनके पक्ष में है माहौल, अब यहां पर श्री कृष्ण यादव जी कह रहे हैं कि उनकी तो सरकार भी बन गई, अब तो उसमें एड ऑन करने वाली सिचुएशन है। आप कांग्रेस पार्टी का आकलन कैसे कर रहे हो? जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर अवध क्षेत्र में भी मैं देखूं तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में कैसा रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश प्रगति कर रहा है और प्रदेश ने काम किया है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी कह देंगे गर्मी निकाल देंगे। प्रियंका गांधी जी और प्रदेश का युवा कह रहा है भर्ती निकालो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम गर्मी निकालेंगे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं गर्व करो। किस बात पर गर्व करें? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर रहते हैं और सरकार उनकी मदद करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज रहते हैं और सरकार उनकी मदद करती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद रहते हैं और सरकार उनके साथ खड़ी होती है। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश जहां हाथरस होता है, यही उत्तर प्रदेश जहां बुलंदशहर होता है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। रोजगार के नाम पर जब विद्यार्थी नौजवान सड़कों पे होता है तो योगी सरकार लाठियां चलाती है। क्या इसलिए गर्व करें? क्या इसलिए गर्व करें कि आज 5 साल में 12 बांटने के लिए 12 के 12 घोटालों की भेंट चढ़ गई? क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं? आप सवाल इस बात का है, आप बेरोजगारी के सवाल पर नहीं बोलते, आज 250 रुपए से ऊपर कड़वा तेल के सवाल पर नहीं बोलते, आप 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के सवाल पर नहीं बोलते, आप किसानों की आत्महत्या के सवाल पर नहीं बोलते, आज किसानों के समर्थन मूल्य के सवाल पर नहीं बोलते। अभी आप चरण की बात कर रहे हैं, आलू किसानों का चरण खत्म हुआ, अब धान किसानों के चरण की बारी आई है। अब बताइए कि आपने आलू किसानों को क्या दिया? आपने केवल और केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के बोरियों से खाद चोरी करने का काम किया। आप गोबर के नाम पर मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम 2 रुपए किलो गोबर लेकर किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। अगर कांग्रेस कहती है और प्रदेश का युवा, प्रदेश के नागरिक कहते हैं कि बिजली का बिल हाफ कर दो, तो आप बात नहीं करना चाहते। कोरोना काल का कर्जा माफ कर दो, आप बात नहीं करना चाहते। और जब आप महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी करती है या उत्तर प्रदेश की आवाम कहती है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए कि इन सवालों के साथ अगर ये देश की मातृशक्ति, प्रदेश की मातृशक्ति आपसे पूछने लगेगी कि कुलदीप सेंगर के साथ आप क्यों खड़े हैं, साक्षी महाराज के साथ आप क्यों खड़े हैं, चिन्मयानंद के साथ आप क्यों खड़े हैं, क्यों आप ऐसे लोगों को संरक्षित करते नजर आते हैं, क्यों आप बुलंदशहर की बेटी के साथ नहीं खड़े हैं, क्यों आप हाथरस की बेटी के साथ नहीं खड़े हैं, क्यों आप दलित नौजवान की जो घोड़ी पे चढ़कर शादी करने जा रहा होता है भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसे पीटते और घर जला देते, आप उन गुंडों के साथ खड़े हैं? ये सवाल है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता नहीं देते। और चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है। चुनाव महंगाई पर होने जा रहा है, बेरोजगारी पर होने जा रहा है, और इन मुद्दों के साथ 5 साल तक
इस अहंकारी सरकार को आईना दिखाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू ने किया और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने किया। 5 साल तक सड़कों पर हम नजर आए और ये लोग लगा जब कोरोना काल की चर्चा करते हैं तो इनको इनके पेट में दर्द होने लगता है, इस पर बात नहीं करना चाहते। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे थे। अब बताइए, लखनऊ में इन्वेस्टर मीट हुई थी, अब बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे थे, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, आप कई एमओयू साइन किए जाने की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रहे थे। आप बताइए कितने एमओयू धरातल पे आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। इस पर तो बात नहीं हो रही। आप बात जैसे ही आप बात सवाल करिए आप कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। अगर किसान दिल्ली से लखनऊ की तरफ आने की बात करता तो आप कहते हैं लखनऊ है, दिल्ली नहीं है, यहां आओगे तो हैसियत बता देंगे। आप ठोक दो की बात करने लगते हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाते हैं, सुबोध सिंह को गोली मार देते हैं, थाना फूंक देते हैं। आप ठोक दो की नींद पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम दूसरी बात समझने लगते हैं, थाना फूंकने की बात समझने लगते हैं, भारत मां के खिलाफ सुबोध सिंह को गोली मार देने की बात करने लगते हैं। आपके गृहराज मंत्री का गुंडा बेटा जाता किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ाने की बात करने लगता। तो आप बताइए, आप ठोक दो की जो नीति है आपकी वो उस नीति को स्पष्ट करिए और उत्तर प्रदेश की आवाम के सामने नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, क्योंकि इसको तो इसका दूसरा मतलब समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी तमाम बातें कर रहे हैं। आप बताइए, आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने 70 लाख सालाना रोजगार देने की बात की थी। आज उत्तर प्रदेश में 100 में से 68 युवा बेरोजगार है। इन सवालों पर आप क्यों नहीं बोलते? इन सवालों का जवाब चाहिए। इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे चाह रही है। चूंकि आप नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय किया है 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साफ, और एक गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। चलिए गौरव माहेश्वरी जी जवाब दीजिए। ऐसा है आयुष जी कि प्रदीप सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में है, लेकिन अब बात यह है कि टीवी चैनल पर बैठना है, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, तो उनको जो बोलना था पार्टी की तरफ से उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं उनको बस ये इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप बेरोजगारों की बात करते हैं तो वो दिन याद करिए, अभी पिछले 3 महीने पहले 2 महीने पहले राजस्थान के युवा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय के आगे आकर बैठकर धरना दे रहे थे। पंजाब में एक लड़की बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, वहां की पुलिस उसके मुंह पर कपड़ा ठूस के उसके बाल घसीटते हुए ले जा रही थी। और तो और मैं आपको बताता हूं कि जब ये 40% महिलाओं की रिजर्वेशन की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं, तो क्यों नहीं बताते हैं मेरे मित्र प्रदीप भाई की पंजाब में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इन्होंने 5-10% महिलाओं को टिकट क्यों दिया? खाली उत्तर प्रदेश से ऐसा क्या लगा हुआ है यहाँ पे 40% दे रहे हो, बाकी प्रदेश में जहां सरकार है वहां क्यों नहीं दिया आपने? और कोरोना की जब बात करते हैं, कोरोना देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे पूरा देश प्रभावित था, खाली उत्तर प्रदेश नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि जहां इनकी सरकारें, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पे भी लोग प्रभावित रहे होंगे। लेकिन आप देखिए नियत कैसी होती है। एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना में बीमार पड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आते हैं, अगले दिन से बाकी दोबारा मेहनत करने पे लग जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग कैसे सुरक्षित रहे। और वहीं आपने देखा प्रियंका गांधी जी ने क्या किया। मुझे आज बड़ा खेद है, मैं चैनल पे बैठा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा था, प्रियंका गांधी जी क्या करती हैं, बॉर्डर पर बस लेके आ जाती हैं और बस लेके आके वहां पे पूरी नौटंकी करना चालू कर देती हैं। फर्जी नंबर की बसों की एक लिस्ट लेके आ जाती हैं और कहती है कि आप हमसे बस ले लीजिए, लोगों को परेशान मत होने दीजिए। उतनी मेहनत, उतने ही संसाधन, उतना ही जो प्रयास ये कर रही थी उत्तर प्रदेश के लिए, अगर राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जहां पे इनकी सरकारें थी, वहां पे जो प्रवासी लोग थे जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के काम कर रहे थे, अगर उतनी मेहनत उनके लिए कर देती तो वहां से लोगों को पलायन ना करना पड़ता कोरोना के अंदर। आपने जिन प्रदेशों में आपके पास सरकार थी वहां के लोगों को आप भूल गई और आप उत्तर प्रदेश में आके आपने कोरोना के टाइम पे, मैं खासकर बार बार कह रहा हूं टीवी डिबेट पे, कि कोरोना के टाइम पे आके आपने यहाँ पे आके पूरी नेतागिरी और नौटंकी करना चालू कर दी। और मुझे तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि हाथरस की घटना हुई। मैं समझता हूं देश में किसी बेटी के साथ घटना हो जाए, ये शायद हम लोग को लगता है कि आज इतने साल हो गए आजादी के बाद, उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है हम सबको परेशानी होती है, तकलीफ होती है। लेकिन हाथरस में घटना होती है, प्रियंका गांधी जी पूरी पार्टी के साथ वहां पर डेरा डाल लेती है, वहां पे राजनीति करने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक जब राजस्थान में वहां पे एक दलित लड़की के साथ घटना हो जाती है तो उस दिन ये लोग जंगल सफारी कर रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं। देखिए आयुष भाई, परेशानी मालूम क्या है? कांग्रेस, अगर 1 मिनट हो तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में ब्रीफ कर दूं कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या, अगर आप मेरे को 30 सेकंड देने के लिए अलाउ करें तो। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है कि हम लोगों के पास सबके पास 20 साल पहले एक बहुत पुराना फेमस स्कूटर था, बजाज चेतक स्कूटर, या
बजाज प्रिया स्कूटर, वो हम लोगों के घर में, सबके घरों में रहा होगा। वही स्कूटर को आप आज भी एक किक मार के स्टार्ट कर लीजिए और पूरे लखनऊ में घुमा लीजिए, एक कोने से दूसरे कोने, वो घूम जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो स्कूटर है, और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर किक मारते हैं और बैठकर अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सवार करके आगे भेज देते हैं, तो कुछ टाइम बाद मालूम क्या होता है? वो स्कूटर खराब हो जाता है। जितने इनके सारे कार्यकर्ता हैं सब नीचे बैठ जाते हैं, लगते हैं स्कूटर सही करने की कोशिश करते हैं, और जब स्कूटर सही हो जाता है, खड़े होकर सब ताली बजाते हैं आपस में, स्कूटर सही हो गया, तो देखा इनका नेता गद्दी छोड़कर फरार है। तो ये है कांग्रेस पार्टी की हालत कि स्कूटर तो इनका चल रहा है, लेकिन चलाने वाला जो उस पर ड्राइवर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो फरार है। उत्तर प्रदेश में 5 साल संघर्ष की बात कर रहे हैं, संघर्ष छोड़ दीजिए, चुनावी दौर जब आता है तो पिकनिक मना। चलिए महेश्वरी जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। मैं श्री आ रही कृष्ण है, आ रही है जी, मुझे बोलना है जी जी। हाँ, तो श्री कृष्ण यादव जी, देखिए इतने मुद्दे जब बार बार यहाँ पर उठ रहे हैं, तो सवाल यही है कि ये तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो नहीं किया था उसको तो हमको बताना ही है, इसलिए उन बातों का भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया 5 साल उसको बराबर वो लोग बता रहे हैं। जी देखिए, जो हमारे भारतीय जनता, हाँ आवाज आ रही है, जी जी जी, कृष्ण जी अपनी बात रखें। जी जी, ये अभी आयुष भाई आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कृष्ण यादव जी अपनी बात रखें। जी, अभी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि इस तरीके से स्कूटर, कई उदाहरण दिए। ये मुद्दे नहीं हैं, हमें उत्तर प्रदेश की बात करनी है, आज की बात करनी है, और मुद्दे की बात करनी है। ये महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं? और जैसे ये उदाहरण देते हैं पीछे टाइम का, तो अलीगढ़ और सहारनपुर में क्या हुआ भाई? जो किसानों को कुचला गया, टेनी साहब के बच्चे के द्वारा जो किसान मरे, पत्रकार मरे, इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है? इससे बड़ा गुंडाराज क्या हो सकता है? और उसके बाद भी आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाती है। साथ ही साथ में हमारे क्या नाम, अजय मिश्रा जी को आज तक वो बर्खास्त नहीं किया गया अपने उससे। तो ये संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, गुंडों को संरक्षण दे रही है, अराजकता का माहौल बना रही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको मालूम होगा कि हमारे एक सज्जन जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं पुलिस विभाग में, और वो मेन कल्प्रिट हैं, अपराधी हैं, तो उनको पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के भाईचारे के साथ बड़े अच्छे तरीके से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए श्री कृष्ण जी, अब मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। प्रदीप जी, बात के जवाब दीजिए जो गौरव जी ने बात कही। गौरव जी ने बात की, जब आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पहले महिला सशक्तिकरण पर ही बात कर लेते हैं। जब आप हाथरस की बेटी, अगर आपने राजस्थान की बेटी को दलित कहा तो हाथरस की बेटी भी दलित है, पहली बात। दूसरी बात, हाथरस की बेटी, राजस्थान की बेटी के साथ जब अन्याय होता है, कानून अपना काम करता है, अपराधियों को गिरफ्तार करता है। उन्नाव की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो कानून कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा होता है, सरकार कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी होती है। यहां तक कि एफआईआर कराने की बात जब उसका पिता पुलिस के पास जाता है, उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या कर दी जाती है। यह अंतर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, यह अंतर है बुलंदशहर और राजस्थान में, यह अंतर है हाथरस और राजस्थान में। अब आप महिला सशक्तिकरण पर आप बात करते हो, हमें अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं को अगर 40% की बात श्रीमती प्रियंका गांधी कहती हैं और 20 लाख रोजगार में 40% की हिस्सेदारी महिलाओं की करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? आप बताओ, आजादी के बाद से आती है और भारतीय जनता पार्टी की उस समय की जो संघ और हिंदू महासभा न सिर्फ देश भर में घूम कर डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूंकती है, बल्कि पूरे देश में उस बिल को खारिज कराने की बात करती है। तो ये वहीं से शुरुआत होती है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुई क्या?
जिस उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यहां पे कभी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा महिला दिया क्या? महिलाओं का भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार इन्हें मिला क्या? इनकी कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री रही क्या? ये सवाल है। और कानून व्यवस्था पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनका मुख्यमंत्री 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों के साथ, और देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही ऊपर मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की है। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। जिस कैबिनेट में कानून व्यवस्था की पे निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है, उस कैबिनेट में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं। 314 से ज्यादा विधायक इनके अपराधी थे, और ये कानून व्यवस्था पर बात करते हैं, इससे कहते हैं व्यापार ठीक होगा। कोरोना काल पर कांग्रेस पार्टी के मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे। ये कह रहे थे झूठी बसें ले आए और उस पर इन्होंने एक्शन ले लिया। हाँ, इन्होंने पूरा एक्शन लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1 महीने तक इन्होंने जेल में रखने का काम जरूर किया। लेकिन आप ये बताइए कि ये इसी कोरोना काल में 1 लाख रुपए से ऊपर गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला, इस पर बात की क्या इन्होंने? आप बताइए, जिस तरह ऑक्सीजन घोटाला हुआ, और इतना ही नहीं हो रहा कि आप हॉस्पिटलों की जो स्थिति है, 23 करोड़ की आबादी में मात्र आयुष्मान भारत की वजह के माध्यम से 875 मरीजों का ही इलाज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया। बाकी सभी लोगों ने अपने अपने पैसों से किया। पूरा रोजगार की रीढ़ टूट गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। अब लखनऊ में बैठकर बात करते हैं, पूरा दरदोजी कारोबार समाप्त हो गया, कालीन कारोबार समाप्त हो गया, ताला कारोबार समाप्त हो गया। आप ये बताइए कि आज करीब 12,000 करोड़ का कारोबार समाप्त हो गया, और इस पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस पर सवाल खड़े कर दो तो बात कहती है गलत हो गया। आप लगातार देख रहे हैं, आप क्या हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नदियों में, मां गंगे में या किसी भी नदी में आपने लाशें बहती देखी क्या कोरोना काल में? रामनामी कुत्ते नोचते देखिएगा कोरोना काल में। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे सवाल करना चाहती है, आप जवाब नहीं देना चाहते। और इन मुद्दों पर आप, इसी बीच में आपने लोकल बॉडी के चुनाव कराए थे, आपने 2000 शिक्षक कर्मचारियों के परिवार इसमें उजड़ गए थे। इस पर आपने कोई जवाब दिया क्या? आप फ्रंट लाइन वर्कर जो हमारे थे, डॉक्टर थे, नर्सेस थी, कितनी जिनका हम सैल्यूट करते हैं, उनके साथ आपने क्या किया? उन पर आपने लाठियां चलाई। तो ये सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की युवाओं ने तय कर लिया, महिलाओं ने तय कर लिया और किसानों ने तय कर लिया कि इस झूठी अहंकारी सरकार को 10 मार्च को एक नारे के साथ 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साथ, और एक गाना बजाएगी शाम को, चल सन्यासी मंदिर में। गौरव माहेश्वरी जी, देखिए, आप महंगाई के मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपने क्या किया उसका जवाब आप नहीं देते हैं। इसकी दिक्कत है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप लोग इन बातों से डाइवर्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दे दें स्पेसिफिकली कि आप लोगों ने इस विषय पर क्या काम किया। देखिए, आप बार बार जब बात करते हो बेरोजगारी, ये लोग बार बार बेरोजगारी बेरोजगारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब छोड़ के गई थी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में, 16.52% यहाँ पे CMI का डेटा है बेरोजगारी का दर था। आज वही 6% पे डेटा आ जाता है। आज कितना इंडस्ट्रीज का सेटअप उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तमाम एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे बनाया था समाजवादी पार्टी ने, आज 5-5, 6-6 एक्सप्रेसवे बनते हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। हम यूनिवर्सिटीज लेके आ रहे हैं। जिस अलीगढ़ में दंगे होते थे, आज वहां पे एक यूनिवर्सिटी आती है, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी आती है। तो चाहे इंडस्ट्रीज लग रही हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटीज खुल रही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रोजगार मिल रहा है। समस्या मालूम क्या है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो रही है, खाली भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदले हुए हालात सारे लोग देख रहे हैं। और देखिए, आपके मैंने सवाल का जवाब दे दिया, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं। अब मैं प्रदीप जी से ये पूछता हूं, खाली 2 चीजें पूछना चाहता हूं कि आप जब बार बार बताते हो कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का हौसला बुलंद है, आज अपराधी कम नहीं हुए, तो मेरे भैया आप ये तो बता दीजिए कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को आप कांग्रेस की सरकार वहां पे दामाद बनाकर रखी हुई थी पंजाब के जेल में, उसको क्यों नहीं आने दे रही थी? हमने बहुत बेसिक डिफरेंस बता दूं। आज लोग पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। मैं आपको बहुत सिंपल सा फैक्ट बताता हूं। इसी मुख्तार अंसारी को जितने दर्शक सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी इस चीज को सुने ध्यान से, कि इसी मुख्तार अंसारी और हमने माफियाओं को खुली जीप में बदमाशी करते हुए देखा था, बंदूक के साथ एक शहर को, जिले को नहीं पूरे प्रदेश को जलाते हुए देखा है। आज उसी हमने माफिया बदमाश को व्हील चेयर पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब के जेल से जब उत्तर प्रदेश की जेल में आता है तो हमने उसको व्हील चेयर पे आते हुए देखा है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं
कि जब ये बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं, अरे भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आ गया है। आप कहां, या तो आप डेटा की स्टडी नहीं कर रहे हैं या फैक्ट्स मालूम है तो जानबूझ के आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। तीसरी बात, आज ये डेटा उठाकर देख लें, आज भी इनके प्रदेश जहां पे इनकी सरकारें चल रही हैं, जो इन प्रदेशों में इनकी सरकार चल रही है, वहां रेप और क्राइम के डेटा सबसे ज्यादा है। आप राजस्थान का डेटा उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से ज्यादा भयावह स्थिति आज राजस्थान और पंजाब में इनके सरकारों में है। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये बार बार बात बोलना बंद कर दे कि हमारे दूसरे प्रदेशों में सरकार चल रही है, वहां के बारे में ना बोले। अरे भैया, जब हम अपने प्रदेश में अपनी सरकार चला रहे, तो जहां आप सरकार चला रहे हैं हम उसी से तो कंपेयर करेंगे, कोई मंगल ग्रह जाकर थोड़ी ना कंपेयर करेंगे। और महिला सशक्तिकरण की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, जो आपकी पोस्टर गर्ल है मैनिफेस्टो में, आपकी पोस्टर गर्ल जो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही थी महिला सशक्तिकरण का, वही छोड़ के चली जाती है आपकी पार्टी। तो आप जो और मैं तो कह रहा हूं कि रीता बहुगुणा जी जैसी एक बड़ी नेता थी, उनकी शिकायत थी। अदिति सिंह जैसी कांग्रेस परिवार के सबसे निकट थी, जो कांग्रेस की रायबरेली से इनकी विधायिका रही, वो सारी महिलाएं थी, उनकी बात तो सुनी नहीं जो प्रदेश में इनका नेतृत्व कर रही थी। उन लोगों ने साफ साफ कहा कि जब भी हमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बात करनी होती थी, वो लोग फोन पे बात नहीं करना चाहते हैं। आप अपने महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटना फर्जी का बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग महिला सशक्तिकरण बोल के उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे काम कर रहा है। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी बड़ा प्रदेश हो, वहां पे घटनाएं होती है और त्वरित तौर पर होती घटनाएं, लेकिन उस घटना में आगे कैसे उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे इंटेंशन होने चाहिए, वो बहुत डिफरेंस दिखाता है। आपके यहाँ जब घटना हुई थी राजस्थान में, आप एक भी बयान आपको मिला प्रियंका गांधी जी का? एक भी बार दौरे पे वहां पर गई? लेकिन अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश में आ जाती है, पूरा दलबल लेकर यहां पे आ जाती है। ऐसा डिफरेंस क्यों? जहां पे आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं जाते हैं आप जब घटना होती है? तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये क्या करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को नफरत और राजनीति की आग में धकेलने का काम करना चाहते हैं। श्री कृष्ण यादव जी, देखिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और खासतौर से हम लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। अखिलेश यादव जी भी कई चुनावी जनसभाओं में इन बातों को कह चुके हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर का जब बात आती है तो उसमें जब समाजवादी पार्टी के साथ कंपैरिजन होता है तो बहुत आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगते हैं। अगर ये एक बड़ा इशू है तो इसको आप लोग कैसे जनता के बीच में एड्रेस करेंगे कि नहीं आप बेहतर इनसे कर सकते हैं या आपके समय में इनसे बेहतर था? इसका जवाब आप जनता को कैसे देंगे श्री कृष्ण यादव जी? मैं इस प्रकार से जवाब दूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बता रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कैसी है वर्तमान स्थिति में, इससे सारे लोग बखूबी वाकिफ हैं। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है कि हमारे किसानों पर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, कितने किसान मर गए, पत्रकार लोग उसमें मरे और किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त नहीं किया। और साथ ही साथ में पावा जी जो हैं वो योगी जी, माननीय योगी जी जो हैं वो बुलडोजर मेरा मरम्मत में गया हुआ है और आएगा वापस तो फिर हम चलाएंगे उसको, और ठोकों की राजनीति बता रहे हैं करेंगे हम। इस तरीके से जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें किस तरीके से। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो असली मुद्दे हैं, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी छोड़िए। उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि किसानों के लिए क्या किया, छात्रों के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया। हमारी सरकार ने पीछे भी किया था और अब भी कर रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो पे जनता इसलिए विश्वास कर रही है कि हमने, चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे 10-90 की बात हो, तो ये सब माननीय नहीं। लेकिन श्री कृष्ण यादव जी, देखिए मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये जरूर टोकूंगा क्योंकि अगर आप जो अपनी इस बात को बता रहे हैं, ये तो आपने 2012 से 17 वाला जो आपका कार्यकाल था उसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपने डायल 100 की स्थापना की, आपने उस समय किसानों के लिए, नौजवानों के लिए या जो भी स्कीम्स चलाई, अगर आपने ये बहुत अच्छा किया होता तो मुझे लगता है कि फिर 17 में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही नहीं बननी चाहिए थी। अगर उससे कंपेयर करेंगे कि आपकी इसलिए जनता आपके साथ जुड़ेगी, तो भाई वो तो 2017 में जनता ने नकार दिया ना आपके इन सारे कामों को। उसका ये कारण नहीं था। उसका कारण ये था कि कुछ पारिवारिक और राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई थी जिसकी वजह से वहां पर सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन वो परिस्थितियां आज के परिवेश में नहीं है। आज हम सब लोग मिलकर के, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग पश्चिम से लेकर पूरब तक एक कड़ी में बंधे हुए हैं और डटकर मुकाबला कर रहे हैं। 3 चरण के चुनाव हो चुके, चौथा चरण का
वोटिंग ठीक कल है, चलिए होगा। श्री कृष्ण यादव जी, देखिए स्पेसिफिक थोड़ा सा बताइए। देखिए गौरव माहेश्वरी जी ने कहा कि आप लोग जिस समय सत्ता में थे उस समय जो डाटा था बेरोजगारी का वो 16% था, ये 6% पर उसको ले आए, तो यानी कि ये रोजगार देने में आपसे ज्यादा आगे रहे अगर उस डाटा पर हम जाएं। किसानों के पेमेंट की अगर आप किसान की आप बात कर रहे हैं तो आपने गन्ना किसानों का कितना पेमेंट किया, इन्होंने कितना किया? ये तो कहते हैं कि पिछली बसपा की सरकार को भी मिला लें तो उनसे भी कहीं ज्यादा हम गन्ना किसानों का पेमेंट कर चुके हैं, इसमें आप लोगों का भी बकाया इसमें जुड़ा हुआ है। तो अगर ये जो दो कोर इशू है, चाहे किसान हो या नौजवान हो, इन दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी आपको काउंटर कर रही कि भाई हमने तो आपसे तो कहीं बेहतर करके दिखाया है, अब जनता कैसे जुड़ रही है आपके साथ? भाई इन्होंने बेहतर करके दिखाया नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये कागजों में है, ग्राउंड पर कुछ नहीं दिख रहा है। भाई बेरोजगारी वाला मुद्दा कहां दिख रहा है? तमाम गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। हमारे लोगों ने तो 15 दिन के अंदर गन्ने का पूरा भुगतान करने की बात की है, उसके लिए एक रिवॉल्विंग फंड बनाने की बात की है। तो ये सब जो है स्थितियां हैं। पुरानी पेंशन के मामले में भी हमारे इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, बहुत अच्छी तरीके से, जो उस पर ग्रीन सिग्नल दिया गया कि हम पुरानी पेंशन देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, सारी बातें ये कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर जनता विश्वास कर रही है। और यही वजह है कि जनता जो है हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है और एक हवा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ये झूठों वाली और जुमलों वाली सरकार है। आप देख रहे हैं कि जितने ये अडानी अंबानी, ये गुजरात के ही लोग तो हैं, अमित शाह जी वगैरह, ये सब कहाँ के हैं? और ये विजय माल्या जी ये सब फरार हो जाते हैं, रुपया ले ले करके ये बैंक की बैंकें लूट करके भाग जाते हैं। गुजरात भी हमारे देश का ही हिस्सा है ना, कोई गुजराती हो, कोई बंगाली हो, कोई महाराष्ट्री हो, यही तो हमारे देश की संस्कृति है। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? उसमें ये आपत्ति है सर, मोदी जी अपना काम खुद स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं पा रहे हैं। ये तो अडानी अंबानी जो कह रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है कृष्ण यादव जी, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि भाई जनता बार बार तो नहीं, मोदी जी को भी नकार ही देती है। अभी 19 में जीते हैं हाल ही में, अब देखेंगे 24 में क्या होता है। लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि जब 17 का हम लोग जिक्र करते हैं तो उसमें 12 से 17 समाजवादी पार्टी ने क्या किया इसका भी जिक्र आता है। अब अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भाई प्रदेश के अंदर हालात खराब हैं, तो जहां जहां आपकी सत्ता है उस सत्ता को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि वहां पर आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि आप वहां पर हो रहे अपराध को रोक पा रहे हो, या वहां पर आपने रोजगार के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर दिया हो। अगर वो एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जो 32 साल से आपको नकार रही है, वो इस बार आप पर कैसे भरोसा करेगी? प्रदीप जी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा इसलिए करेगी कि आज 72 रुपए UPA 2 के सरकार में छोड़ के गई सरकार कड़वा तेल आज 250 रुपए में बिक रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिक रहा है, इनके कार्यकाल में बिक रहा है। 20 रुपए का आटा 50 रुपए में भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। 72 रुपए और 72 रुपए का मैक्सिमम पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर लगभग 100 रुपए में बेच रही है। तो इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश की आवाम सवाल करना चाहती है। आज इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, इन्होंने खर्च दुगना कर दिया। अब रोजगार के आंकड़े ये बता रहे हैं, ये या तो ये सही बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले, इनकी सरकार ने कहा कि 6.5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी। फिर इन्होंने कहा नहीं, हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। फिर जब युवाओं ने RTI डाल के सरकार से पूछा कि हुजूर ये नौकरी कहाँ दी, किस विभाग में दी, कहाँ बताएंगे कुछ, तो ये कहने ये आंकड़े तो हमारे पास है नहीं। अब आप ये हो गया इनके नौकरी के आंकड़े। कानून व्यवस्था पर मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चर्चा कर रहे थे। जरा इनसे पूछिए, मुख्तार अंसारी क्या इनके कार्यकाल में जेल गया था? विगत 15-17 वर्षों से मुख्तार अंसारी जेल में है और इनके कार्यकाल में जब यूपी आया है तो जरा पता कर लीजिएगा, मुख्तार अंसारी की बेल ग्रांट हो गई है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों से हाथ मिलाने का तरीका। इन्हीं का कार्यकाल है। जेल से ब्रजेश सिंह सरकार चला रहा है और वो तय कर रहा है कि कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कहां चुनाव लड़ेगा। धनंजय सिंह जैसा अपराधी, क्रिकेट खेल रहा फरार अपराधी, इनके गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी नेता, या जब पूरा प्रदेश आंदोलन करता है तब ये जाकर के कोई एक्शन लेते हैं, उस पर भी तब जब पीड़िता का पिता लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इनकी जुडिशियल कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और सरकार तब भी
और कुलदीप सेंगर जी सचिवालय में कहीं कहां देखे और आप ही लोगों ने चलाया, मुख्यमंत्री आवास पे मिलना, यहां मिलना, सब कुछ दिखाई पड़ रहा था और यह पूरी की पूरी सरकार कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। तो ये सवाल है और आज हम ये कहते हैं कि तमाम, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के बारे में हमने बताया पहले, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। अब आप आंकड़ों पे, जब आप कोरोना काल के आंकड़ों पे मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो ये कोरोना काल के आंकड़ों पे ये इन्होंने बताया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश क्यों है जहां गंगा में लाशें बहती दिखाई पड़ी, क्यों रामनामी कुत्ते नोचते रहे, क्यों सड़कों पर प्रवासी मजदूर चलते रहे और आप केवल और केवल अहंकार में मस्त रहे। आपने जो लोगों ने उनकी सहायता करने का प्रयास किया, आप उन्हें पकड़ पकड़ के जेल भेजते रहे। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो जब जब इनसे सवाल करो, ये लाठी चलाने की बात करने लगते हैं। रोजगार, नौजवान रोजगार मांगने जाता है, ये लाठी चलाने लगते हैं। अब महिलाएं कानून व्यवस्था पर बात करती है, लाठी चलाने लगते हैं। और किसान लखनऊ आने की बात करते हैं, कहते हैं महोदय दिल्ली नहीं लखनऊ हैसियत बता देंगे। विपक्ष सवाल करता है, कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। तो भैया आप राजस्थान के जो बेरोजगार थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में डंडे से सरकार नहीं चलती। लेकिन कैसे लोकतंत्र में नौजवान, किसान, महिला, बेरोजगार आपको जवाब देने जा रहा है। युवा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन क्यों करने लगे आकर के? नहीं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं जो यहां पर आए, उसमें तब भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग उसमें शामिल थे, एक बात। दूसरी बात, उनसे प्रियंका गांधी मिली, उनसे प्रियंका गांधी ने बात की, उसके बाद राजस्थान भेजा, उनकी समस्याओं का समाधान किया। यहां तो योगी जी लाठी चलाने लगते हैं। अगर इनके आवास पर चले भी गए युवा बेरोजगार तो उन पर लाठियां 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 चलाई हैं इन्होंने। यह सवाल है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, चाहे नलकूप भर्ती घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, इन सवालों के साथ उत्तर प्रदेश का युवा इनसे सवाल पूछ रहा है और योगी सरकार के पास जवाब नहीं है। चलिए माहेश्वरी जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि मैं पहले तो जरा किसानों पे बात कर लेता हूं। माननीय जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं श्री कृष्ण यादव जी, वो चैनल पे बैठे हैं। मैं उनको बहुत एक छोटे से फैक्ट से अवगत कराता हूं। मैं उससे समझता हूं कि ये क्लियर हो जाएगा किसने किसानों के लिए बेहतर तरीके से काम किया है। आपकी सरकार में और बसपा की सरकार में 10 साल के शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपए का किसानों को, गन्ना किसानों को भुगतान होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में मात्र 1,59,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का वो भी भुगतान किया जो अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं हुआ था। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, वही किसानों की जमीनों को कब्जा कर लिया जाता था तमंचे के दम पे, वही किसानों की जमीनों को अवैध तरीके से उनको डरा धमका कर हड़प ली जाती थी उनकी जमीनों को, और उन किसानों को बिजली तक नहीं मिलती थी कि वो अपनी सिंचाई की व्यवस्था को ढंग से चला लें। आज आप देखिए कि केन बेतवा योजना हो, चाहे जिस तरीके से जो लंबित योजनाएं थी, जो 40-50 साल से योजनाएं थी जिनके तहत किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलना था, चाहे वो सिंचाई के माध्यम से मिलना हो, चाहे बिजली के माध्यम से मिलना हो। आज उत्तर प्रदेश में बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि 18 घंटे आज ग्रामीण स्तर पर बिजली आ रही है, 22 घंटे तहसील स्तर पर बिजली आ रही है, 24 घंटे उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर बिजली आ रही है। यही उत्तर प्रदेश अंधकार में डूबा रहता था, किसान को बिजली तक नहीं मिलती थी कि वो अपनी सिंचाई समय पे कर ले। तो मैं समझता हूं आप बहुत सीनियर है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा और आप इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि आज 1,59,000 करोड़ रुपए का भुगतान जब होता है तो आपकी सरकारों में कितना भुगतान हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना भुगतान हुआ है, साफ साफ दर्शाता है कि किसानों का कौन हितैषी और किसानों का नुकसान कौन कर रहा है। दूसरी बात मैं बोलता हूं कि बेरोजगारी की बात मैं बार बार कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपना कार्यकाल उठाकर देख ले, और जिस बेरोजगारी भत्ते को बांटने में 20 करोड़ रुपए के भत्ते को बांटने में 15 करोड़ रुपए आयोजन में खर्चा हो जाता था, मैं उस पार्टी से बेरोजगारों के संबंध में उन्होंने क्या बेरोजगारों के हित में काम किया, ये चर्चा भी करना मेरे ख्याल से शर्मिंदगी वाली बात होगी कि जो पार्टी 20 करोड़ रुपए का भत्ता बांटने में 15 करोड़ रुपए आयोजन पे खर्च कर देती है, तो उस पार्टी से मैं बेरोजगारी के ऊपर क्या सवाल जवाब करूं। और रही बात कांग्रेस के हमारे साथी की, तो चैनल पे बैठकर बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, सन्यासी मठ में चला जा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर इतना ही बेहतर काम कर रही है दूसरी प्रदेशों में तो 30 साल से इनको लोग नकार क्यों रहे हैं। और रही बात इनकी पार्टी की, 10 मार्च को जब इस बार रिजल्ट आएंगे, मैं समझता हूं
कि अगले 4.5 साल बाद दोनों बहन भाई कहीं आपको विदेशों में दौरा करते मिल जाएंगे, कहीं आराम करते हुए मिल जाएंगे। और जो इन्होंने एक बात की कोरोना में, आज इनको तकलीफ है कि कोरोना में मजदूर चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में परेशान थे, हैरान थे, वो आपके उन्हीं प्रदेशों में काम कर रहे थे महोदय जहां पे आपकी सरकारें चल रही थी। बड़ी शर्म की बात है कि आप अपने उन प्रदेशों में व्यवस्था ही नहीं करा पाए, उन मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं करा पाए। आज उन्हीं मजदूरों के लिए, अगर महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, देश में बढ़ी है, तो आज उन्हीं मजदूर भाइयों को घर पे महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, उनको आवास पहुंचाने का काम कर रही है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आज कांग्रेस बार बार बेरोजगारी पे हम ये काम कर चलिए महेश्वरी जी, अब देखना ये है कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं जनता उससे कनेक्ट कितना हो पाती है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय नहीं है मेरे पास, आप लोगों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।